हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं कि इन अपक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जिंक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और जिंक नाइट्रेट बना लेता है। जैसे जिंक सिल्वर नाइट्रेट से ये जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कम क्रियाशील तत्व सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और ये सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है, जिंक नाइट्रेट बना लेता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 और जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस लगा हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ देखें Zn के 2 परमाणु हो चुके हैं, तो Zn बैलेंस करने के लिए यहाँ जिंक में 2 से गुणा करते हैं और यहाँ NO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सामने 2 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे सिल्वर के 2 परमाणु हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी सिल्वर को सामने 2 से गुणा कर दिया है। अब हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। नेक्स्ट दे रखा है हमारा द्विविस्थापन अपक्रियाएं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं इन अपक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड BaI2 बेरियम आयोडाइड Br2 बेरियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो किस तरीके से बनाता है, ये पोटेशियम I के साथ और बेरियम ब्रोमाइड Br के साथ आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं और Br2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड बनाते हैं और ये अपक्रियाएँ हमारी द्विविस्थापन अपक्रियाएँ कहलाती हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ देखें पोटेशियम आयोडाइड का एक परमाणु है और यहाँ पर आयोडीन के 2 परमाणु, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो I तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम के यहाँ 2 परमाणु हो गए। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इधर यहाँ सामने 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए BaBr2 तो Ba का 1 परमाणु था पहले भी और Br2 का 2 थे जो कि रिएक्शन में बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया था। क्यों? क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होती है और अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाता है और कॉपर नाइट्रेट बना लिया जाता है। तो कॉपर नाइट्रेट का सूत्र होता है CuNO3 का होल ट्वाइस। तो वही चीज़ है कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रेट मतलब सिल्वर के 2 परमाणु थे तो यहाँ 2 कर लिए गए हैं 2 से गुणा करके और NO3 का होल ट्वाइस होता है तो यहाँ पर वही 2 से गुणा कर दी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। उपचयन और सेकंड में पूछ रहा है अपचयन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अपचयन की डेफिनेशन दोबारा पूछ रहा है अगले क्वेश्चंस में। तो उपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयन इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड मतलब Cu प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं CuO। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए सामने 2 से गुणा करते हैं। हमेशा
टर्म में बैलेंस करने के लिए सामने 2 गुणा की जाती है, नीचे इनटू में 2 नहीं लगाया जाता। अब यहाँ देखें कॉपर भी 2 हो गया है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कॉपर के यहाँ पर एक परमाणु यहाँ 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे और इक्वेशन हमारी संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार कॉपर तथा कार्बन का अपचयन हुआ है। कह रहे हैं यहाँ पर कॉपर इस वाले में और कार्बन का यहाँ पर, दोनों का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उपचयन ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट सेकंड दे रखा है हमारा अपचयन। कह इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और साथ में जल। तो हाइड्रोजन के साथ जल मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और ये अपक्रिया हमारी अपचयन कहलाती है। एक रिएक्शन और है, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बना लेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगी और जल के साथ जुड़ जाएगी, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी और जल बना लेगी, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा कॉपर। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो कह रहा है वो तत्व ऐसा कौन सा है जो वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह काले रंग का हो जाता है। तो कॉपर एक ऐसा तत्व है जो उसको अगर वायु की उपस्थिति में गर्म करें तो वह काले रंग का यौगिक काला रंग का हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। जैसे अगर कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, CuO बना लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुएं संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है, उसे इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता और लोहे की बनी वस्तुएं बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। तो लोहे को संक्षारण होने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं हमारा खाना मतलब हम भोजन कर रहे होते हैं, तेल एवं वसायुक्त होते हैं, अगर वो कुछ समय पश्चात वायु में ऐसे खुला रख दिया जाए तो कहते हैं भोजन खराब हो गया। तो वही चीज़ है कि नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अपक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण एवं विकृत गंधता, दोनों को पढ़ना है। एक बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं, फिर से देखते हैं दोबारा। जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल मतलब कोई भी अम्ल होगा, आर्द्रता मतलब वायु आदि के संपर्क में आती है, जिससे क्रिया करके धातु की ऊपरी सतह या ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का आना, तांबे के ऊपर हरी परत का आना आदि संक्षारण के उदाहरण। जब लोहे को ऐसे छोड़ दिया जाता है, हवा में खुले में छोड़ दिया जाए, अगर उस पर कोई पेंट ना किया जाए तो वह कुछ समय पश्चात वायु के संपर्क में आएगी और धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका ऊपरी परत कमज़ोर होगी, कहेंगे लोहे का संक्षारण हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा विकृत गंधता। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। जैसे चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस को भरना विकृत गंधता को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे पैकेट में जो चिप्स वगैरह होते हैं उसमें ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रखी जाती है ताकि वो
तेलीय एवं वसायुक्त होते हैं और वो खराब ना हो, इसलिए उनको नाइट्रोजन से प्रवाहित किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय होने के कारण विकृत गंधती, मतलब उसको खराब नहीं करने देती है, कम सक्रिय होने के कारण। अब ये हमारे क्वेश्चंस, अभ्यास के सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि रिएक्शंस पूछी जाती है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, और इस तरीके की करीब 7 से 8 नंबर की रिएक्शनें पूछी जाती हैं। सिर्फ रासायनिक समीकरण देनी होती है, उसमें ये नहीं बताना होता है कि कैसे बन रहा है कैसे, सिर्फ केवल रासायनिक समीकरण ही दीजिए। क्या होता है जब, थ्योरी में कुछ नहीं लिखना होता। और ये कम से कम 6 या 7 नंबर की, 6 से 7 नंबर की पूछी जाती हैं, या तो 7 नंबर की या फिर 6 नंबर की रिएक्शन पूछी जाती है इस टाइप की, प्रत्येक चैप्टर से, मतलब पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से, मतलब किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हैं। और हमारे पास केमिस्ट्री में केवल 5 ही चैप्टर दिए हुए हैं, तो उन्हीं 5 चैप्टरों से पहला चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से और चौथे चैप्टर से हमसे मैक्सिमम आता ही, तो वहाँ से रिएक्शनें पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर की जो भी रिएक्शनें रह गई हैं, जैसे क्या होता है जब, ये रिएक्शन हम आने वाली वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।